हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि बोर्ड पेपर में 100% आएगा। 100% आने वाले जितने भी सारे मोस्ट बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मैं कवर करा दूंगा। स्टूडेंट, आप लोग जा करके पेपर में धुआं धुआं कर दोगे अगर इस वीडियो को पूरा पूरा देख लेते हो। आप भी टॉपर की तरह यदि 95% नंबर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 20 में 20 बहुविकल्पी क्या हो जाएगा, सही सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान है। क्षारीय विलयन का पीएच मान है और ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7 से कम और ऑप्शन डी है 7 से अधिक। तो हमें याद रखना है क्षारीय विलयन का जो मान पीएच मान होता है वो हमेशा 7 से अधिक होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 28 और ऑप्शन डी है 32। तो देखिए, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो होती है 20, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है बैगनी और ऑप्शन डी है पीला। तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। ऑप्शन है एथेन, दूसरा ऑप्शन है मेथेन, तीसरा ऑप्शन है एथिलीन और चौथा ऑप्शन है एथिल एल्कोहल। तो असंतृप्त यौगिक इनमें से कौन सा है, तो एथिलीन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है। दायां फेफड़ा जो है कितने पिंडों में बटा होता है। ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन सी है 4 और चौथा विकल्प है कि 5 पिंडों में बटा होता है। तो दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 3 पिंड। कितने पिंड, 3 पिंड हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त मापक यंत्र है। विभवांतर हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन है आमीटर, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर, तीसरा ऑप्शन है ओम मीटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर मापन हेतु प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है, तो वोल्ट मीटर है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि यकृत संश्लेषित करता है। यकृत संश्लेषित करता है भाई किसका, शर्करा का, दूसरा ऑप्शन बी है कि रुधिर का, तीसरा ऑप्शन है सी यूरिया का और चौथा ऑप्शन डी है प्रोटीन का। तो यकृत किसका संश्लेषित करता है, तो यकृत का करता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसका गुण होता है। ऑप्शन है एल्किन का, दूसरा ऑप्शन बी है एल्काइन का, तीसरा ऑप्शन है पैराफिन का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्किन का। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है एल्किन का गुण होता है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है,
हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है आपको बताना है। प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन बी है अप्रकाशिक अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, चौथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रकाशित अभिक्रिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस में प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष से बाहर की ओर होता है? किस लेंस में प्रिज्म का आधार जो है मुख्य अक्ष से बाहर की ओर होता है? ऑप्शन है अवतल, दूसरा ऑप्शन है उत्तल, तीसरा ऑप्शन है अवतलोतल और चौथा ऑप्शन है समतलावतल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस में प्रिज्म का आधार जो है मुख्य अक्ष से बाहर की ओर होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है कितनी भाई? तो एक, ऑप्शन बी है कि दो, ऑप्शन सी है तीन और ऑप्शन डी है चार। तो एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या है एक होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? कौन सा ऐसी श्वसन प्रक्रिया है जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है आस्की श्वसन, दूसरा ऑप्शन है किण्वन में, तीसरा ऑप्शन सी है अनाक्षी श्वसन में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आक्षी श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर जो होता है वो किस अंग में जाता है? ऑप्शन है फेफड़े में, ऑप्शन बी है आहार नाल में, ऑप्शन सी है हृदय में और ऑप्शन डी है त्वचा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फेफड़े में जाता है। दाएं नीले से जो अशुद्ध रक्त होता है या अशुद्ध रुधिर होता है वो फेफड़े में चला जाता है। चलिए अब आप अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है जूल, ऑप्शन बी है कूलाम, ऑप्शन सी है वोल्ट और ऑप्शन डी है एम्पियर। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या विरंजन चूर्ण। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा उपयोगी है? तो विरंजन चूर्ण होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है कार्डियक ग्रंथि, ऑप्शन बी है पाइलोरिक ग्रंथि, ऑप्शन सी है फंडिक ग्रंथि और ऑप्शन डी है लार ग्रंथि। तो निम्नलिखित में से कौन सी जठर ग्रंथि नहीं है भाई? तो ये लार ग्रंथि जो है इसको जठर ग्रंथि में नहीं रखा गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, हम वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्योदय देख सकते हैं लगभग कितने मिनट पहले? चलिए ऑप्शन ए है 5 मिनट पहले, ऑप्शन बी है 2 मिनट पहले, ऑप्शन सी है 2 घंटे पहले और ऑप्शन डी है 20 मिनट पहले। तो हम वास्तविक सूर्योदय से सूर्य को कितने मिनट पहले देख सकते हैं? सूर्योदय देख सकते हैं तो 2 मिनट पहले सूर्योदय देख सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? आपका पहला ऑप्शन है फार्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी है मेथनॉल और ऑप्शन सी है एथेनॉल और ऑप्शन डी है एसीटैल्डिहाइड। तो ठीक है, फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है? तो मेथनॉल होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या होती है। रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो 2 होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
आपका अगला क्वेश्चन है, धारा के परिणाम का मात्रक है। धारा के परिणाम का मात्रक क्या है? एम्पियर। दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है ओम और चौथा ऑप्शन है वाट। तो धारा के परिणाम का मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमीनो अम्ल। तो मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जी उत्पादक होता है वो होता है यूरिया। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि गुणों के आधार पर तत्वों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? गुणों के आधार पर तत्वों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है 4 श्रेणी में, ऑप्शन बी है 6 श्रेणी में, ऑप्शन सी है 3 श्रेणी में और ऑप्शन डी है 2 श्रेणी में। तो गुणों के आधार पर तत्वों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पीत का निर्माण होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में और भीषण में। तो देखिए, पीत का या पीत रस का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 3 इंटू 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी है 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी है 3 इंटू 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि एंटी मनी है। भाई आपको बताना है एंटी मनी क्या है। एंटी मनी है, ऑप्शन ए है धातु है, ऑप्शन बी है अधातु है और ऑप्शन सी है उपधातु है और ऑप्शन डी है अक्रिय गैस है। तो एंटी मनी को किस श्रेणी में रखा गया है? तो उपधातुओं के श्रेणी में रखा गया है। एंटी मनी एक उपधातु है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भाग ग्रसनी में उपस्थित होता है? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्रसनी में उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नासा ग्रसनी भी होता है, मुख्य ग्रसनी भी होता है, कंठ ग्रसनी भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी होता है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। विद्युत ऊर्जा की इकाई है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन बी है वाट, तीसरा ऑप्शन है सी है एम्पियर और चौथा ऑप्शन डी है वाट सेकेंड। तब विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो वाट सेकेंड है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सबसे ज्यादा विकसित होता है? देखिए, आपका पहला ऑप्शन है कि प्रमस्तिष्क, आपका बी ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, आपका सी ऑप्शन है डाइएन्सिफलान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित होने वाला जो अंग है वो परमस्तिष्क है। कौन सा है? प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क भाग सबसे विकसित भाग माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है ब्रोमीन और ऑप्शन डी है लोहा। तो वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है उसको मरकरी भी कहते हैं। क्या है? मरकरी। इसको पारा Hg के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लार में पाया जाता है। मनुष्य के लार में क्या पाया जाता है? आपको बताना है। टैलिन पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, ऑप्शन सी है पेप्सिन पाया जाता है और ऑप्शन डी कह रहा है कि ए और बी यानी दोनों पाया जाता है। तो मनुष्य के लार में टैलिन भी पाया जाता है, लाइसोजाइम भी पाया जाता है। इसके हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा दोनों। चलिए,
आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य प्रास होती है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य प्रकाश कहाँ से कहाँ तक होती है? 4000 एंगस्ट्रांग से 8000 एंगस्ट्रांग तक। ऑप्शन बी है 3000 एंगस्ट्रांग से 4500 एंगस्ट्रांग तक। ऑप्शन सी है 3500 एंगस्ट्रांग से 5500 एंगस्ट्रांग तक। और ऑप्शन डी है 5000 एंगस्ट्रांग से 9000 एंगस्ट्रांग तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य प्रास होती है वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रांग तक होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निरूपक तत्व है। निरूपक तत्व है Na, सोडियम, पोटेशियम, स्कैंडियम या हीलियम। तो निरूपक तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na। क्या हो जाएगा? Na। आपका अगला क्वेश्चन है कि अवायवीय या अनाक्षी श्वसन में निर्गत ऊर्जा की मात्रा होती है। ये ध्यान देना है, अनाक्षी श्वसन में निर्गत ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 27 किलो कैलोरी। ऑप्शन बी है 273 किलो कैलोरी। ऑप्शन सी है 373 किलो कैलोरी। और ऑप्शन डी है 55 किलो कैलोरी। तो अवायवीय या अनाक्षी श्वसन में निर्गत ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो होती है 27 किलो कैलोरी। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अंत तक वीडियो को देखना है स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो तुरंत लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि एक तार में प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया जाए तो विभवांतर का मान हो जाता है। यदि तार में प्रवाहित धारा के मान दोगुना कर देंगे तो विभवांतर का मान क्या होता है भाई? ऑप्शन ए है कि 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन बी है 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन सी है अपरिवर्तित हो जाता है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विभवांतर भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, हमारा जो मस्तिष्क है इसका वजन कितना होता है, कितना भार होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1000 से 1100 ग्राम तक। ऑप्शन बी है 1300 से लेकर के 1400 ग्राम तक। ऑप्शन सी है 900 से लेकर के 1000 ग्राम तक। और ऑप्शन डी है 1600 से लेके 1800 ग्राम तक। तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1000 से लेकर के 1300 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से ध्यान दे दीजिए। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? कौन सा तत्व है जो धात्विक प्रकृति का है? ऑप्शन है पहला पी, ऑप्शन बी है He, ऑप्शन सी है लिथियम और ऑप्शन डी है एस। ठीक है, सल्फर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो धात्विक धात्विक है। तो इसका राइट आंसर पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। चलिए, फास्फोरस बोलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किस में होता है? मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किस अंग में होता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है मुख गुहिका में। ऑप्शन बी है ग्रास नली में। ऑप्शन सी है अमाशय में। और ऑप्शन डी है आंत में। तो मनुष्य में प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अमाशय में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा, काल्पनिक बनता है? उस दर्पण का नाम बताना है हमें जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता हो? छोटा बनता हो, सीधा बनता हो और हमेशा ही इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक बनता हो। कौन सा दर्पण हो जाएगा? ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि उत्तल दर्पण। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है
वो 2 होती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ते चलिए। आपका पहला ऑप्शन है विलियम हार्वे ने, आपका ऑप्शन बी है वान ल्यूहेन हक ने, ऑप्शन सी है स्टेफन हेल्स ने, और ऑप्शन डी है लैंड स्टीनर ने। तो रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है किलोवाट, ऑप्शन सी है किलोवाट प्रति घंटा, और ऑप्शन डी है किलोवाट घंटा। तो देखिए विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो होती है किलोवाट घंटा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? प्रोटीन है, ऑप्शन बी है अमीनो अम्ल है, ऑप्शन सी है साधारण कार्बोनेट है, ऑप्शन डी है जटिल कार्बोनेट है। तो हार्मोन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ आ गया अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 7 से कम, और ऑप्शन सी है 7 से अधिक, और ऑप्शन डी है 0। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो हमेशा 7 से कम होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल सी के आकार की संरचना है, आहार नाल सी के आकार की संरचना है, कैसा भाई? तो अमाशय, ऑप्शन बी है ग्रहणी, ऑप्शन सी है ग्रसनी, और ऑप्शन डी है कृमि रूपी परिशेषिका। तो आहार नाल सी के आकार की किसकी संरचना है? तो ग्रहणी की संरचना है सी के आकार का। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? कौन सा ऐसा रंग है जिसका विचलन सबसे कम होता है? ऑप्शन ए है बैंगनी रंग का, ऑप्शन बी है हरे रंग का, ऑप्शन सी है पीले रंग का, और ऑप्शन डी है लाल रंग का। तो किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन का सूत्र है C3H4, अगला ऑप्शन बी है C3H6, C2H6 या C6H6। तो एल्काइन का सूत्र क्या होता है? तो C3H4 होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वाव कोश किन कोशिकाओं से बनता है? वाव कोश किन कोशिकाओं से बनता है? ऑप्शन ए है सल्की उपकला से, ऑप्शन बी है स्तंभी उपकला से, ऑप्शन सी है घनाकार उपकला से, और ऑप्शन डी है ग्रंथिल उपकला से। तो वाव कोश किन कोशिकाओं से बनता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सल्पी उपकला से। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर एवं धारा के बीच का ग्राफ होगा, एक कौन सा होगा भाई? एक सरल रेखा होगा, एक वृत्त होगा, एक अर्धवृत्त होगा, या लगातार दिशा बदलती एक रेखा होगी। तो ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच का जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, ये 50वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 50वां क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोगों ने अध्ययन किया है तो आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा से आप करके चले आएंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि चमड़े के शोधन में किसका उपयोग होता है? चमड़े के शोधन में हम किसका उपयोग करते हैं? टेनिन का, ऑप्शन बी है गोंद का, ऑप्शन सी है रेजिन का, और ऑप्शन डी है रबड़ का। तो चमड़े के शोधन में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा टेनिन का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोगों को एक होमवर्क है, आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। कमेंट बॉक्स में इसको छाप के बताओ कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।